नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज की क्लास में भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत अरस्तु का काव्य सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। अनुसरण, इनका जन्म, मृत्यु, गुरु कौन थे और कितने ग्रंथ लिखे हैं और विभिन्न विद्वानों द्वारा मत प्रस्तुत किया गया है, इन सब बिंदुओं को भी हम व्याख्या करेंगे। फर्स्ट में है अरस्तु का जन्म के बारे में देखते हैं। पश्चात आलोचना के इतिहास में प्लेटो का शिष्य थे। किसका? प्लेटो के शिष्य थे, यह ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिकंदर महान के गुरु थे। कौन? अरस्तु। अरस्तु का महत्वपूर्ण स्थान है पूरे विश्व में। सेकेंड पॉइंट है कि प्लेटो की मृत्यु के बाद संसार का बुझता हुआ दिया के बाद असाधारण प्रतिभा के धनी अरस्तु का उदय हो जाता है। प्रातः कालीन नक्षत्र की भांति चमक उठते हैं, क्योंकि प्लेटो भी एक असाधारण प्रतिभा के महान धनी व्यक्ति थे। ठीक है। उनके बाद उनका शिष्य अरस्तु का उदय हो जाता है। कालीन नक्षत्र की भांति जैसे बादल रात की अंधेरी रातों में चमक उठती है, सितारे तारे, उसी प्रकार ये पूरे विश्व में चमक उठते हैं। पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है प्लेटो के मृत्यु के बाद। लेकिन अरस्तु का जन्म होता है। अरस्तु का जब उदय होता है तो पूरी दुनिया में चमक उठती है। अरस्तु का जन्म 384 से 322 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। समय, क्योंकि इनका समय जो है परफेक्ट उस समय नहीं था, कोई शिलालेख, कोई डायरी वगैरह नहीं मिला है, इसलिए साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने 384 से 322 ईसा पूर्व तक मानते हैं कि इनका अरस्तु का समय। अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद अरस्तु ईसा पूर्व 368 के लगभग एथेंस, कहाँ पे? एथेंस से चले जाते हैं। प्लेटो के विद्यापीठ में प्रविष्ट हो गए थे। उस समय अरस्तु की आयु मात्र कितना थी? 17 वर्ष ही थी। 343 ईसा पूर्व मैसेडोनिया के राजा फिलिप ने उन्हें आमंत्रित कर अपने पुत्र, ठीक है, सिकंदर का शिक्षक बनने के लिए नियुक्त कर दिया था। इसीलिए कभी भी पूछेगा सिकंदर के गुरु कौन थे, तो अरस्तु थे। ठीक है। या पूछेगा अरस्तु के शिष्य कौन थे, तो सिकंदर थे। दोनों तरह से घुमा फिरा करके पूछ सकता है एग्जाम हॉल में, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अरस्तु की प्रतिभा बहुमुखी थी। वे 62 वर्ष की आयु में लगभग 400 ग्रंथों की रचना किए हैं। वो अनेक क्षेत्रों में, जैसे तर्कशास्त्र हो गया, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान इत्यादि चीज़ों में, यहाँ तक ज्ञान विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को भी विस्तृत किया है। अरस्तु अपने प्राकृतिक विषय किसी पूर्व धारणा के आधार पर काव्य की परीक्षण करके, काव्य प्राकृतिक का विश्लेषण करके काव्य मूल्यों की स्थापना की है। ठीक है। अनुकरण का सिद्धांत देखते हैं। जैसे विभिन्न विद्वानों ने क्या कहते हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। अनुकरण क्या कहता है? अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। क्या होता है? नकल करना। जैसे फोटोकॉपी करना, या आप एग्जाम हॉल में किसी को दूसरे को अनुकरण करते हैं। जैसे कुत्ता क्या करता है? अब मालिक का अनुकरण करता है, कहता है बैठो तो बैठो। अनुकरण का अर्थ होता है सीधा सीधी समझ लीजिए तो नकल करना या हूबहू रूप में काम करना। अनुकरण शब्द की उत्पत्ति अनेक विचारों ने अपने अपने ढंग से, किंतु अधिकांश विद्वान इसे यूनानी शब्द मेमोसिस का पर्यायवाची समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंगल शब्द इमिटेशन, ठीक है, आंगल शब्द एक है जो कि इमिटेशन के रूपांतरित होकर के हिंदी में आया है। कभी भी पूछेगा अनुकरण का किससे रूपांतरित होकर के आया है, तो यूनानी शब्द मेमोसिस से आया है और आंगल शब्द इमिटेशन से होकर के आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विवाद स्पष्ट होने पर इसका महत्व कम नहीं हुआ। देखिए, ये जो अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण का शब्द है, यह विवाद स्पष्ट रहा है, विवादों में घिरा है, फिर भी इसका महत्व क्या कमी नहीं आया, क्योंकि यह सर्वप्रथम सिद्धांत है। क्या है? कभी भी पूछेगा तो यह सर्वप्रथम सिद्धांत है। किसके प्रति? तो काव्य पश्चात काव्य शास्त्रियों के प्रति, या पश्चात काव्य के प्रति। काव्य मतलब क्या होता है? तो कविता होता है। ठीक है। जिसने साहित्य के क्षेत्र में प्राकृतिक कला के तत्वों का पारस्परिक अनुपात निर्धारित करने का प्रयत्न किया है। अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने अनुकरण सिद्धांत दिया था, पर इसी आधार पर उन्हें काव्य के त्याज्य घोषित कर दिया। उनका विचार था कि ईश्वर सत्य है,
और उसकी अनुकृति विश्वास मिथ्या है तथा काव्य उस मिथ्या संसार की अनुकृति है। प्लेटो ने अनुकरण शब्द की व्याख्या अत्यंत स्थूल अर्थ में की है। इसी आधार पर उन्होंने काव्य में भी 3 भेद माने हैं: नाट्यात्मक काव्य, मिथ्या काव्य और सत्य काव्य। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। शिव तत्व का अनुसरण करने वाले काव्य को सत्य काव्य की संज्ञा दी गई है। किसको? शिव तत्व को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिव तत्व को जो अनुसरण करता है, पालन करता है, उसे सत्य काव्य की संज्ञा दी गई। नाट्यात्मक काव्य में पात्रों की भाषा का अनुकरण किया जाता है, जबकि कवि आत्म केंद्रित असत्य का अनुसरण करता है। वे तो असत्य काव्य स्वीकार करते हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत को अध्ययन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत क्या कहता है? विभिन्न विद्वानों द्वारा मतभेद भी है। सबसे पहले गिलबर्ट मूरे ने क्या कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। यूनानी शब्द पेथेस, ठीक है, से आया हुआ है। क्या चीज? अनुकरण। इनका कहना है, किनका? गिलबर्ट मूरे का। इसका अर्थ होता है कर्ता अथवा रचिता होता है, को आधार मानकर अनुकरण शब्द की उत्पत्ति परक व्याख्या करते हुए कहा है। यदि यह देखकर आश्चर्य होता है कि अरस्तु उससे पूर्व प्लेटो को कला के संबंध में अनुकरण सिद्धांत के प्रति इतना आग्रह क्यों था, तो हमें इस तथ्य से सहायता मिल सकते हैं कि जनसाधारण की भाषा में कला के लिए रचना किरण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्पष्टता यह है कि प्राकृतिक अर्थ में रचना नहीं थी। इससे और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि कवि शब्द की यूनानी पर्यायवाची अनुकरण की धारणा निहित थी, किंतु अनुकरण का अर्थ सर्जन का अभाव नहीं था। प्रोफेसर बूचर का विचार है कि अरस्तु ने अनुकरण शब्द का परिदृश्य विधान अथवा मूल का पूर्ण उत्थान के अर्थ में किया है, क्योंकि कलाकृति मूल वस्तु का पूर्ण उत्पादन असंकेतिक उल्लेख नहीं है। आधुनिक व्याख्याकार पोर्टर से क्या कहते हैं? अनुकरण का अर्थ एक ऐसे प्रभाव एवं ताजन्य उत्पादन जो स्वीकार किया है, जिससे किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्राकृतिक रूप का उत्पादन होता है। प्रसिद्ध आलोचक जेम्स स्कॉट कहते हैं, इसे जीवन की कलात्मक पूर्ण निर्माण का प्राय मानते हैं। एंटकिंस का मत है कि अनुकरण सृजनात्मक दर्शन की क्रिया अथवा पुनः सर्जना का दूसरा नाम है। अरस्तु का व्याख्या क्या कहता है, इस पर चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से दोस्तों, क्योंकि यह एमए हो, बीए हो, ग्रेजुएशन हो, सभी परीक्षाओं में अरस्तु की व्याख्या को ही पूछता है। इनका व्याख्या क्या है, क्या सिद्धांत दिए हैं, ये मायने रखता है। अरस्तु के द्वारा व्याख्या को अधिक महत्व एवं उपयोग अन्य कोई नहीं हो सकती है। अरस्तु ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा एवं उसे दार्शनिक, राजनीतिक तथा नीति शास्त्रियों बंधनों से मुक्त किया। अरस्तु कला को प्रकृति का अनुकृत मानते हैं, जो कि इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ आर्ट ऑफ नेचर, ठीक है। अरस्तु ने प्लेटो के समान संसार का ज्यों का त्यों नकल को अनुकरण के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि वे जगत के बाह्य स्थूल तथा गोचर रूप के साथ साथ मनुष्य के भाव जगत अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, कल्पना आदि को भी प्राकृतिक रूप में मानते हैं तथा यह भी स्वीकार करते हैं कि अनुकृति की प्रक्रिया के अनेक दोष एवं अभाव कला के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। उसका अभिमत है, देख लें यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, पूरा आप सभी लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। जनरली ब्रिंग आउट इस तरह से पूरा, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्लास जो है से लंबी हो जाएगी। काव्य में अनुकृति की विषय, काव्य में सामाजिकों के क्रियाकलाप की अनुकृति प्रस्तुत होती है। सामाजिक कभी अच्छे एवं बुरे दो प्रकार के होते हैं। समाज कहने का अर्थ है इनके अनुसार कि समाज दो प्रकार के होते, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। वह विभाजन नैतिक आचरण के आधार पर किया जाता है, जिसके विभेदक तत्व सद्वृत्ति एवं दुर्वृत्ति होते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि काव्य कृति में यह तो श्रेष्ठतर
व्यक्तियों के कार्य व्यापार प्रस्तुत होते हैं। काव्य की त्रासदी एवं कामदी में नैतिक रूप से हिंतर स्वरूप को चित्रित किया जाता है और त्रासदी भाव्यात्मक चित्रण होते हैं। इस प्रकार इन दोनों ही रूपों में मानवीय क्रियाकलापों का अनुकरण होता है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत का दोष। यद्यपि अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में प्लेटो की अपेक्षा पर्याप्त अंतर स्थापित किया है। उन्होंने अनुकरण को नकल न मान करके उसमें नवीन सर्जिन स्थिति स्वीकार की है। फिर भी परवर्ती आलोचकों ने उस पर अनेक आरोप लगाए हैं। इसमें निम्नलिखित प्रमुख है, जैसे अनुकरण का अनुपयुक्त शब्द। अरस्तु ने परवर्ती आलोचक मानते हैं कि अनुकरण शब्द को अरस्तु ने जिस अर्थ में ग्रहण किया है वह उनके उपयुक्त नहीं है। अरस्तु ने अनुकरण का अर्थ कलात्मक पुनर्निर्माण, पुनर्सर्जन अथवा सर्जन के आनंद की अवस्थिति किया, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर अनुकरण में इन सभी अर्थों का भाव निहित नहीं है। अरस्तु का अनुसार, ठीक है, अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय मात्र जीवन बहिरंग पक्ष नहीं है, ठीक है, अरस्तु का कथन है, अपितु यहाँ अंतरंग पक्ष को भी प्रधानता दी गई है। अंतरंग पक्ष को प्रधानता देने से यह सिद्ध हो जाता है कि अनुकरण मात्र अर्थात का ही नहीं, संभव का भी किया जाता है। अरस्तु काव्य के लिए वस्तु कैसी की अपेक्षा कैसी होनी चाहिए, इस आदर्श पर अधिक बल दिया गया है। यह सत्य है। अरस्तु ने आत्म तत्व, ठीक है, और कल्पना तत्वों को स्वीकार करते हुए भी वस्तु तत्व पर बल अधिक दिया है। व्यक्ति परक भाव तत्व की अपेक्षा वस्तु परक भाव तत्वों को अधिक महत्व देते हुए इसे भी काव्य का मूल्यांकन करते हैं। कभी भी एमए या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अरस्तु का काव्य सिद्धांत का मूल्य तत्व क्या था, तो वस्तु परक भाव तत्वों को इन्होंने महत्व दिया है, व्यक्ति परक भावों को बल दिया है और वस्तु तत्व बल अधिक दिया है। ये सब बिंदु को आपको रट लेनी है किसी भी सूरत में, ठीक है। अब यहाँ पे भारतीय व्याख्याता डॉक्टर नगेंद्र का क्या मत है, इसको भी हम समझेंगे। मेमिसिस का अर्थ है हेमिटेशन के अर्थों में इतना भिन्न नहीं है कि उसमें सर्जना का भी अंतभाव हो सके। अतएव यह अपेक्ष असंगत नहीं हो सकता है कि अरस्तु उचित शब्द का प्रयोग नहीं किया। जो अर्थ उन्हें अनुकरण में भरना चाहा वह उसकी सामर्थ्य के बाहर है। फिर तत्व का अनुसंधान करते हुए वे कहते हैं और परंतु शब्द को लेकर विवाद करना अधिक सार्थक नहीं होगा। वेच्य विषय तो अर्थ है। यह सिद्ध है कि अनुकरण का अर्थ अर्थात पर्यंतकरण मात्र नहीं है, वह पुनः सर्जना की ही पर्यायवाची है। इसमें भाव तत्व की कल्पना तत्व का अथेष्ट अंतभाव, उसमें सर्जन एवं सर्जना के आनंद को स्वीकृति कदापि नहीं है। विद्वानों के विभिन्न प्रकार के मत स्थापित किए हैं, किंतु यह कहना समीचीन है कि अनेक नूतन अर्थों में उदय भावनाओं को लेकर शिव की अपेक्षा सौंदर्य पक्ष पर बल देने पर तथा काव्य को दार्शनिकों एवं राजनीतिकों के निरस्त सिद्धांत एवं कठोर बंधनों को मुक्त करने पर भी अरस्तु काव्य के आंतरिक पक्ष की गहराई तक नहीं पहुंच पाए हैं। भारतीय काव्य आचार्यों ने क्या कहा है, तो अवस्था अनुकृत नाट्यम कह करके अनुकरण सिद्धांत के इंकित किया है। किसको, तो अनुकरण सिद्धांत को क्या कह करके, तो अवस्था अनुकृत नाट्यम, ठीक है, यह बोल करके। किन लोगों ने, तो भारतीय काव्य आचार्यों ने। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए जो भी हम बता रहे हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ अरस्तु का सिद्धांत है, अनुकरण है, जो कि उन्हीं के लिए पढ़ रहे हैं जिस बिंदु के लिए, उस बिंदु का आपको रट लेना। जैसे अरस्तु के अनुसरण, ठीक है, अरस्तु के अनुसार या अनुकरण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी किन किन चीज़ों को, किन किन तत्वों पर बल देते हैं, ये सब चीज़ आपको माइंड में खपा करके रखना है।
तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।